बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर हमजा अख्तर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल लर्निंग हाउस। आज हम चैप्टर 10 के एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जिन्हें आपकी बुक में स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस का नाम दिया गया है। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है, डिफाइन द टर्म ट्रांसवर्स वेव के ट्रांसवर्स वेव से क्या मुराद है। हम जानते हैं the waves in which particles of the medium are perpendicular to the direction of the wave। ऐसी वेव जिसमें जो पार्टिकल्स हैं मीडियम के और जो वेव की डायरेक्शन है ये आपस में परपेंडिकुलर हो, ऐसी वेव को हम ट्रांसवर्स वेव का नाम देते हैं। ये आपके सामने एक ट्रांसवर्स वेव जो है वो जनरेट हो रही है। यहाँ पर ये जो रेड डॉट है, अगर आप इसकी मोशन को ऑब्जर्व करें तो ये रेड डॉट अप एंड डाउन मूव कर रहा है और ये जो वेव है वेव की डायरेक्शन आगे की तरफ है, मींस वेव इस तरफ को जा रही है और जो पार्टिकल है ये अप एंड डाउन मूव कर रहा है। पार्टिकल की मोशन में और वेव की प्रोपगेशन की डायरेक्शन में जो एंगल है वो 90 डिग्री का बन रहा है, मींस पार्टिकल की मोशन और वेव की डायरेक्शन आपस में परपेंडिकुलर है। तो ऐसी वेव जिनमें पार्टिकल की मोशन जो है और जो वेव की डायरेक्शन जो है वो आपस में परपेंडिकुलर हो जाए तो ऐसी वेव को हम ट्रांसवर्स वेव का नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल, वेव प्रोड्यूस इन रोप, ये अब रस्सी ही कंसीडर करें, रस्सी को जर्क दिया जा रहा है और रस्सी में जो वेव पैदा हो रही है वो ट्रांसवर्स वेव होती हैं। दूसरे नंबर पर है हमारे पास वेव प्रोड्यूस इन स्ट्रिंग ऑफ गिटार। वो कहता है अगर आपके पास एक गिटार है, आप उसकी स्ट्रिंग को वाइब्रेशन करवाते हैं तो गिटार की स्ट्रिंग में भी जो वेव पैदा होती हैं वो भी ट्रांसवर्स वेव कहलाती हैं। क्वेश्चन 2 है, डिफाइन द टर्म लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव से क्या मुराद है। द वेव्स इन विच पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम आर पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव, मींस कि ऐसी वेव जिनमें मीडियम के पार्टिकल और जो वेव है, वेव की जो डायरेक्शन है, मीडियम के पार्टिकल और जो वेव की डायरेक्शन है वो आपस में पैरेलल हो, ऐसी वेव को हम लॉन्गिट्यूडनल वेव का नाम देते हैं। यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर जो वेव जनरेट होती है, ये देखें ये वेव जनरेट हुई और ये वेव आगे की तरफ जा रही है, मीन के वेव भी आगे की तरफ जा रही है और जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं वो भी आगे की तरफ ही जा रहे हैं। मीडियम के पार्टिकल्स और वेव की डायरेक्शन दोनों आपस में पैरेलल है, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ऐसी वेव को हम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का नाम देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, साउंड वेव, जो हमारे पास साउंड वेव्स होती हैं वो भी लॉन्गिट्यूडनल वेव कहलाती हैं। अल्ट्रासोनिक वेव, इंफ्रासोनिक वेव, ये तमाम जो है वो वेव हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव की एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन 3 का ए पार्ट, जिसमें वो पूछता है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मैकेनिकल वेव्स। पता है मैकेनिकल वेव पे छोटा सा एक नोट लिखें, बताएं मैकेनिकल वेव्स क्या होती हैं। तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि वेव्स दैट रिक्वायर अ मीडियम फॉर इट्स प्रोपगेशन आर कॉल्ड मैकेनिकल वेव। ऐसी वेव्स जिनको प्रोपगेट होने के लिए, जिनको अपनी ट्रेवलिंग के लिए मीडियम की जरूरत हो, मीन वो मीडियम के बगैर ट्रेवल ना कर पाए, मीडियम के बगैर प्रोपगेशन ना कर पाए, तो ऐसी वेव्स को हम मैकेनिकल वेव्स का नाम देते हैं। These waves are of two types। मैकेनिकल वेव्स की दो टाइप होती हैं, ट्रांसवर्स वेव एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। These waves cannot travel through vacuum। ये जो मैकेनिकल वेव्स होती हैं वो वैक्यूम से ट्रेवल नहीं कर पाती। उसकी रीजन क्या, क्योंकि वैक्यूम का मतलब है एब्सेंस ऑफ एवरीथिंग, कि कोई भी चीज मौजूद नहीं है। जब कोई भी चीज मौजूद नहीं है इसका मतलब क्या है कि मीडियम भी मौजूद नहीं है। तो हमने इसकी डेफिनेशन में ही पढ़ा था कि मैकेनिकल वेव्स को ट्रेवल होने के लिए या मैकेनिकल वेव की प्रोपगेशन के लिए मीडियम की जरूरत होती है। तो जब मीडियम ही नहीं है तो ये वेव जो है वो वैक्यूम से पास नहीं हो पाती, वैक्यूम से ट्रेवल नहीं कर पाती, एंड देयर स्पीड इन वैक्यूम इज जीरो, और इनकी जो स्पीड है वैक्यूम में वो जीरो हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है साउंड वेव। जो साउंड वेव्स हैं ये हमारे पास मैकेनिकल वेव्स हैं। अगर एयर मौजूद ना हो तो साउंड एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाता। दूसरी एग्जाम्पल है वाटर वेव्स। वाटर वेव्स भी अगर हमारे पास पानी ही नहीं है तो हम वाटर वेव्स कैसे जनरेट करेंगे, मतलब वाटर वेव्स पैदा करने के लिए हमें पहले पानी चाहिए होगा, पानी होगा तो उसमें हम वाटर वेव्स पैदा कर सकेंगे। क्वेश्चन 3 का बी पार्ट है, जिसमें वो पूछता है कि हाउ कैन यू से दैट मैकेनिकल वेव्स आर मटेरियल वेव्स। वो कहते हैं ये बात आप किस तरह से कह सकते हैं कि मैकेनिकल वेव्स जो है वो मटेरियल वेव्स हैं। हम देखते हैं इसका आंसर। कहते हैं मैकेनिकल वेव्स रिक्वायर अ मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपगेशन, कि मैकेनिकल वेव्स को प्रोपगेट होने के लिए एक मटेरियल मीडियम की जरूरत होती है।
जब तक मीडियम नहीं होगा मैकेनिकल वेव्स जो है वो प्रोपगेट नहीं कर पाएंगी। The speed of mechanical waves also depend upon the elastic and inertial properties of the medium। मतलब कि मैकेनिकल वेव की जो स्पीड है वो भी किस चीज पे डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है कि मीडियम की इलास्टिसिटी कितनी है और मीडियम में कैसी इनर्शियल प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। जिस तरह आप इसे एक एग्जांपल से भी समझ सकते हैं कि जो हमारे पास साउंड वेव्स होती हैं, साउंड वेव्स हमारे पास मैकेनिकल वेव्स होती हैं, और जो साउंड वेव की स्पीड है ये सॉलिड में सबसे ज्यादा होती है, उससे कम लिक्विड में, और सबसे कम जो साउंड की स्पीड होती है वो गैसेस में होती है। तो जिस तरह मीडियम चेंज होता है तो वहां पर जो है वो मैकेनिकल वेव्स की स्पीड भी चेंज हो जाती है। Therefore, we can say that mechanical waves are material waves। तो हम ये बात कह सकते हैं कि मैकेनिकल वेव्स एक्चुअल में हमारे पास मटेरियल वेव्स हैं। मीन मीडियम होगा, मटेरियल होगा तो ये पैदा होंगी, ये प्रोपगेट हो पाएंगी। अगर हम मटेरियल मौजूद है, अगर हम मटेरियल मीडियम को चेंज करते हैं तब भी मैकेनिकल वेव्स की जो प्रॉपर्टीज है वो चेंज हो जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल वो कहते हैं साउंड वेव्स एंड वाटर वेव्स। ये बात हम पहले देख चुके हैं कि साउंड वेव्स जो है वो हमारे पास मैकेनिकल वेव्स हैं। एयर होगी तो साउंड प्रोपगेट कर पाएगा, साउंड एक जगह से दूसरी जगह जाएगा। अगर एयर ही मौजूद नहीं है तो साउंड एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकेगा। इसी तरह जो वाटर वेव्स हैं, वाटर वेव को पैदा होने के लिए भी मीडियम की जरूरत होती है। मीन के अगर पानी मौजूद होगा तो ही हम उसमें वाटर वेव्स पैदा कर सकेंगे, अदरवाइज हम वाटर वेव्स नहीं पैदा कर सकते। क्वेश्चन 4 है, वेव्स आर द मीन्स ऑफ एनर्जी ट्रांसफर विदाउट मैटर। वो कहता है वेव हमारे पास एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें एनर्जी तो ट्रांसफर होती है लेकिन मैटर ट्रांसपोर्ट नहीं होता। जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट विद एवरीडे एग्जांपल। वो कहता है एक एग्जांपल के जरिए आप इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करें कि वेव जो है वो जस्ट एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करती है, मैटर को ट्रांसपोर्ट नहीं करती। तो वो कहता है आंसर में कि वेव्स कैन ट्रांसफर एनर्जी विदाउट ट्रांसफरिंग मैटर ओवर लार्ज डिस्टेंस। वो कहता है जो वेव्स हैं ये एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करती हैं लार्ज डिस्टेंसेस तक, लेकिन मैटर को ट्रांसपोर्ट नहीं करती। फॉर एग्जाम्पल इसकी जो एग्जाम्पल हमारे पास वो ये है कि एन ओशन वेव कैन ट्रेवल मेनी किलोमीटर्स विदाउट ट्रांसफरिंग वाटर। मतलब ये जो समंदर में लहरें पैदा होती हैं ये काफी किलोमीटर तक जो है वो ट्रेवल कर सकती हैं विदाउट ट्रांसफरिंग वाटर, बगैर पानी को आगे ट्रांसफर किए हुए। द वाटर मूव्स अप एंड डाउन एंड प्रोड्यूसेस डिस्टर्बेंसेस। मतलब पानी जो होता है समंदर में वो अप एंड डाउन मूव करता है, वो अपनी पोजीशन पे ऊपर और नीचे मूवमेंट करता है, और जो वेव है वो आगे की तरफ जाती है, जो वेव की एनर्जी है वो आगे की तरफ ट्रांसफर हो जाती है। दिस डिस्टर्बेंस देन ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। और ये जो डिस्टर्बेंस होती है कि पानी ऊपर और नीचे मूव करता है, उस डिस्टर्बेंस से जो एनर्जी जनरेट होती है वो आगे की तरफ मूव करती है। ठीक है, ये यहाँ पर आप फिगर में देख भी सकते हैं एनिमेटेड वीडियो में। यहाँ पर ये जो एनर्जी हम दे रहे हैं पानी को, इस पानी से जो पानी को जो एनर्जी मिल रही है इससे पानी जो है वो अप एंड डाउन मूव कर रहा है अपनी मीन पोजीशन पर। अपनी मीन पोजीशन पर वो अप एंड डाउन मूव कर रहा है और उसकी मोशन से जो एनर्जी पैदा हो रही है वो आगे ट्रांसफर हो रही है। ठीक है, पानी आगे ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहा बल्कि जो हमारे पास एनर्जी है वो आगे ट्रांसपोर्ट हो रही है, पानी अपनी पोजीशन पर ही अप एंड डाउन मूव कर रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स ऑफ द वेव। वो कहते हैं इन टर्म्स को डिफाइन करें, एम्पलीट्यूड को, पीरियड को, फ्रीक्वेंसी को, वेवलेंथ को, इन्हें डिफाइन करें। तो सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं एम्पलीट्यूड को। वो कहता है कि द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन टू एक्सट्रीम पोजीशन इन अ वेव इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। वो कहता है किसी भी वेव में, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे एक ट्रांसवर्स वेव बना रहा हूँ। अब इस ट्रांसवर्स वेव में हम जानते हैं कि ये हमारी जो है वो मीन पोजीशन की लाइन है। अब मीन पोजीशन से लेके इस एक्सट्रीम पोजीशन तक का जो मैक्सिमम डिस्टेंस है, इस मीन पोजीशन से लेके यहाँ से लेके ये एक्सट्रीम पोजीशन तक का ये जो डिस्प्लेसमेंट बन रहा है इसे हम क्या नाम देते हैं, एम्पलीट्यूड का नाम देते हैं, एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। ठीक है, ये हमारे पास कहलाता है एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन से लेके एक्सट्रीम पोजीशन तक ये जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो सकता है किसी भी वेव में वो हमारे पास कहलाता है एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। नेक्स्ट है हमारे पास पीरियड, द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन या द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वेव साइकिल इज कॉल्ड पीरियड। के कितने टाइम में एक वाइब्रेशन कंप्लीट होती है या कितने टाइम पीरियड में जो है वो एक वेव साइकिल कंप्लीट होता है वो कहलाता है पीरियड ऑफ द वेव।
नेक्स्ट हमारे पास नंबर ऑफ वेव्स पास थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकेंड, कि किसी एक पॉइंट से एक सेकेंड में कितनी वेव्स पास होती हैं वो कहलाती है उसकी फ्रीक्वेंसी। लेट्स सपोज ये जो है हमारे पास एक वेव जो है वो गुजर रही है। अब हम कंसीडर करते हैं कि ये हमारे पास कोई एक पॉइंट है। अब इस पॉइंट से एक सेकेंड में ये कितनी वेव्स पास हो जाती हैं, कंप्लीट वेव्स कितनी पास हो जाती हैं, वो कहलाती है फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। नंबर ऑफ वेव्स पास थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकेंड, एक सेकेंड में किसी खास पॉइंट से कितनी वेव्स पास हो जाती हैं या पास हो सकती हैं, वो कहलाती है फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। नेक्स्ट है हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्टिव क्रस्ट और ट्रफ्स इन अ ट्रांसवर्स वेव इज कॉल्ड वेवलेंथ। वेवलेंथ की डेफिनेशन है कि किसी भी ट्रांसवर्स वेव में, ये आपके सामने फिगर में एक ट्रांसवर्स वेव शो हो रही है, वो कहता है इसमें ये जो अपर पोर्शन होता है वेव का ये हमारे पास क्रस्ट कहलाता है और ये लोअर पोर्शन को हम ट्रफ कहते हैं। वो कहते हैं इस एक क्रस्ट से ट्रांसवर्स वेव में एक क्रस्ट से लेके दूसरे क्रस्ट तक का जो डिस्टेंस होता है ये हमारे पास वेवलेंथ कहलाता है और वेवलेंथ को हम लैम्डा से लिखते हैं। एक क्रस्ट से लेके दूसरे क्रस्ट तक के डिस्टेंस को हम वेवलेंथ का नाम देते हैं। या फिर हम इसको इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि एक ट्रफ से लेके दूसरे ट्रफ तक का जो डिस्टेंस होगा वो भी हमारे पास क्या कहलाएगा, वेवलेंथ। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्टिव क्रस्ट और ट्रफ्स इन ट्रांसवर्स वेव इज कॉल्ड वेवलेंथ। किसी भी ट्रांसवर्स वेव में एक क्रस्ट से दूसरे क्रस्ट तक या एक ट्रफ से दूसरे ट्रफ तक का जो डिस्टेंस होगा वो हमारे पास वेवलेंथ कहलाएगा। और या वो कहते हैं इसको हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्टिव कंप्रेशंस और रेयर फ्रैक्शन इन अ लॉन्गिट्यूडनल वेव इज कॉल्ड वेवलेंथ। वैसे अगर आपके पास कोई एक लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है, ये आपके पास लॉन्गिट्यूडनल वेव्स शो की गई हैं, यहाँ पर ये जो पोर्शन जहां पर ये पार्टिकल मीडियम के पास पास हैं ये कहलाता है कंप्रेशन, और ये वाला पोर्शन जहां पे मीडियम के पार्टिकल्स दूर दूर हैं ये कहलाता है रेयर फ्रैक्शन। एक कंप्रेशन से, ठीक है, एक कंप्रेशन से लेके दूसरे कंप्रेशन तक का जो डिस्टेंस होगा ये भी हमारे पास वेवलेंथ कहलाता है। ठीक है, सिमिलरली एक रेयर फ्रैक्शन से, लेट्स सपोज ये हमारे पास पहला रेयर फ्रैक्शन है और ये दूसरा रेयर फ्रैक्शन है। अब इस पहले रेयर फ्रैक्शन से लेके दूसरे रेयर फ्रैक्शन तक, कंसेक्टिव रेयर फ्रैक्शन तक का जो डिस्टेंस होगा वो हमारे पास जो है वो वेवलेंथ कहलाएगा। इसको कैसे डिफाइन करते हैं दोबारा समझें, डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्टिव कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन इन अ लॉन्गिट्यूडनल वेव इज कॉल्ड वेवलेंथ। मतलब वेवलेंथ को आप दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं। अगर ट्रांसवर्स वेव के अकॉर्डिंग आप इसको डिफाइन करना चाहेंगे तो आप कहेंगे कि जो डिस्टेंस होता है दो अल्टरनेटिव या दो कंसेक्टिव क्रस्ट या दो कंसेक्टिव ट्रफ के दरमियान वो वेवलेंथ कहलाता है। और अगर आप जो है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव के हिसाब से इसको डिफाइन करेंगे तो आप कहेंगे कि कंसेक्टिव कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो वेवलेंथ कहलाता है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट, जिसमें वो कहता है कि डिराइव द फार्मूला ऑफ वेव स्पीड v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। वेदर v इज इक्वल टू एफ लैम्डा जो हमारे पास फार्मूला है इसकी डेरिवेशन करें तो हम स्टार्ट करते हैं। हम जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ स्पीड ऑफ वेव की जो डेफिनेशन होती है डिस्टेंस पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेव स्पीड। डिस्टेंस को हम s से लिखते हैं, टाइम को हम t से लिखते हैं। बट इन केस ऑफ वेव के केस में जो डिस्टेंस होता है उसे हम लैम्डा की फॉर्म में लेते हैं और जो टाइम होता है उसे हम टाइम पीरियड कैपिटल T की फॉर्म में लिखते हैं। तो जहां पर s है वहां पर हम लैम्डा लिख देंगे और जहां पर ये स्मॉल t है इसको कैपिटल T से रिप्लेस कर देंगे। तो हमारे पास जो इक्वेशन 1 होगी वो कुछ इस तरह से बन जाएगी। देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स v इज इक्वल टू s की जगह पे लैम्डा आ गया और स्मॉल t की जगह पे कैपिटल T आ गया। दिस कैन आल्सो बी रिटन एज, वगैरह इस इक्वेशन को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 1 ओवर t को अलग कर लें और लैम्डा को साथ अलग कर लें। मतलब कि अगर हम इसको दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास दोबारा लैम्डा ओवर t आ सकता है। और हम ये भी जानते हैं कि 1 ओवर t जो 1 ओवर t होता है ये बराबर होता है फ्रीक्वेंसी के, क्योंकि फ्रीक्वेंसी की हमारे पास डेफिनेशन होती है रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। तो हम 1 ओवर t की जगह f भी पुट कर सकते हैं। तो ये वही फार्मूला हमने डिराइव कर लिया जो हमसे पूछा गया था कि v इज इक्वल टू एफ लैम्डा को डिराइव करें। तो हमने एक बिल्कुल सिंपल और इजी मेथड के जरिए हमने ये फार्मूला डिराइव कर लिया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट, वो कहता है व्हाट इज रिपल टैंक। रिपल टैंक क्या होता है एंड एक्सप्लेन इट्स वर्किंग, और रिपल टैंक की जो है वो वर्किंग को एक्सप्लेन करें। आंसर में हमारे पास है रिपल टैंक इज अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू प्रोड्यूस वाटर वेव्स। कहते हैं रिपल टैंक हमारे पास एक ऐसी डिवाइस है, ये आपके सामने रिपल टैंक की फिगर भी शो हो रही है। मतलब रिपल टैंक एक ऐसी डिवाइस है जिसके जरिए हम वाटर वेव्स पैदा कर सकते हैं।
और पैदा होने वाली वाटर वेव्स की प्रॉपर्टीज को भी स्टडी कर सकते हैं कि वेव कैसे रिफ्लेक्शन शो करती हैं, कैसे डाइफ्रैक्ट होती हैं, कैसे जो है वो रिफ्रैक्ट होती हैं। मीन वेव्स की हम प्रॉपर्टीज को भी डिस्कस कर सकते हैं, उन्हें भी स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास वर्किंग ऑफ रिपल टैंक। वर्किंग में वो कहते हैं सबसे पहले आप क्या करें, सेट द मोटर ऑन। वो कहता है ये जो मोटर लगी हुई है, कहता है पहले इसको ऑन कर देंगे। जैसे आप इसको ऑन करेंगे, द वुडन प्लेट स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग टू प्रोड्यूस वाटर वेव। वो कहता है ये जो वुडन प्लेट लगी हुई है, ये जो लकड़ी की प्लेट लगी हुई है, जैसे ही आप इस मोटर को बिजली के साथ कनेक्ट करके इसको ऑन करेंगे तो ये जो प्लेट लगी हुई है मोटर के नीचे, ये वाइब्रेट करने लग जाएगी, इसमें वाइब्रेशन पैदा होंगी और इसकी वाइब्रेशन से जो है ये जो पानी है नीचे, इसमें वेव्स पैदा हो जाएंगी। एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज बीइंग हैंग ऑन द ट्रे टू ऑब्जर्व द इमेज ऑफ वाटर वेव्स ऑन द स्क्रीन। वो कहता है ऊपर जो है वो हम एक इलेक्ट्रिक बल्ब लगा देंगे और नीचे हमने एक ये स्क्रीन रखी हुई होगी जिस पर क्या होगा, इस पैदा होने वाली वेव्स का इमेज बनेगा। ठीक है, इस बल्ब की हेल्प से, इस बल्ब की रोशनी से क्या होगा, ये जो हमारे पास पानी में वेव्स पैदा होंगी उनका इमेज जो है ये नीचे स्क्रीन पर बन रहा होगा और हम उस पैटर्न को जो है वो ऑब्जर्व कर सकते हैं। द क्रस्ट ऑफ द वेव्स अपीयर एज व्हाइट लाइन, द ट्रफ ऑफ द वेव अपीयर एज ब्लैक लाइन। तो वो कहता है कि जो हमारे पास क्रस्ट बनेंगे वाटर वेव में, क्योंकि हम जानते हैं कि वाटर वेव जो है वो हमारे पास जब पैदा होती हैं तो ये हमारे पास इस तरह पैदा होती है। मैं यहाँ पे बनाकर भी बताती हूँ, कुछ इस तरह से पैदा होती हैं। इस तरह जो है ना वाटर वेव पैदा होती हैं, ट्रांसवर्स वेव। वाटर वेव जो होती है वो ट्रांसवर्स इन नेचर होती हैं। तो जहां पर हमारे पास ये क्रस्ट पोर्शन होगा, वहां पर ये जो हमारे पास नीचे स्क्रीन पड़ी होगी वहां पर हमारे पास व्हाइट लाइन शो होगी और जहां पर ये ट्रफ वाला पोर्शन आएगा वेव का, वहां पर हमारे पास ब्लैक लाइन शो होगी। मीन हमारे पास ये जो पैटर्न होगा इसमें अल्टरनेटिव व्हाइट और ब्लैक लाइन जो है होंगी, तो ये शो करेंगी कि यहाँ पर जो वेव पैदा हो रही हैं वो ट्रांसवर्स वेव पैदा हो रही हैं। ये पैटर्न कुछ इस तरह से आपको देखने में मिलेगा जिसमें अल्टरनेटिव ब्लैक और व्हाइट लाइन मौजूद होंगी। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन 6 का बी पार्ट, डिफाइन द वेव फ्रंट। वो कहता है वेव फ्रंट को डिफाइन करें। वेव फ्रंट का होता है द इमेजिनरी लाइंस फाउंड बाय जॉइनिंग ऑल द पॉइंट्स दैट आर इन द सेम फेज। वो कहते हैं कि किसी वेव में उन पॉइंट्स को मिलाना जो आपस में सेम फेज हो, उन पॉइंट्स को मिलाने से जो हमारे पास लाइंस बनती हैं उन लाइंस को हम वेव फ्रंट का नाम देते हैं। इसे हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। ये एक लाइट सोर्स है जहां से ये लाइट जो है वो हम जानते हैं लाइट चूंकि ट्रांसवर्स इन नेचर होती है, तो ये जो लाइट वेव्स हैं ये यहाँ से निकल रही हैं। ठीक है, ये जो रेड कलर में वेव निकल रही है हमारे पास लाइट वेव है। अब लाइट वेव में आप देख सकते हैं कि ये चूंकि ट्रांसवर्स वेव है तो यहाँ पे ये जो पॉइंट्स हैं, ये जो हमारे पास ऊपर वाले पॉइंट्स है, ऊपर पोर्शन ऑफ द वेव क्रस्ट पॉइंट। ठीक है, ये पहला क्रस्ट पॉइंट, ये दूसरा क्रस्ट पॉइंट, ये तीसरा क्रस्ट पॉइंट और ये चौथा क्रस्ट पॉइंट। अब अगर हम ये जानते हैं कि ये जो क्रस्ट के पॉइंट्स होते हैं ये आपस में सेम फेज में होते हैं। सिमिलरली ये जो ट्रफ के पॉइंट्स हैं, ये नीचे वाला ये ट्रफ का पहला पॉइंट है, ये भी ट्रफ का पॉइंट है, ये भी ट्रफ का पॉइंट है, ये ट्रफ के पॉइंट भी आपस में सेम फेज में होंगे। आप इनमें से जो सेम फेज वाले पॉइंट्स हैं उन पर लाइंस ड्रा कर लें। अब चाहे आप क्रस्ट पर भी ड्रा कर सकते हैं, आप ट्रफ पर भी ड्रा कर सकते हैं। अब इस फिगर में उन्होंने क्या किया है, ये जो क्रस्ट वाले पॉइंट्स हैं उन पर ये गोल सर्कल ड्रा कर दिया है। ठीक है, ये पहला जो हमारे पास क्रस्ट का पॉइंट है इस पे गोल सर्कल ड्रा कर दिया। दूसरा जो हमारे पास क्रस्ट का पॉइंट है उस पर भी ये सर्कल ड्रा कर दिया। तीसरा जो हमारे पास क्रस्ट का पॉइंट है वहां पर भी सर्कल ड्रा कर दिया और जो हमारे पास चौथा क्रस्ट का पॉइंट है वहां पर भी सर्कल ड्रा कर दिया। तो इन सारे सर्कल को ड्रा करने के बाद ये जो हमारे पास लाइंस बनी है, ये जो सर्कुलर लाइंस हमें देखने को मिल रही हैं, ये जो लाइंस हैं ये कहलाती हैं वेव फ्रंट। ठीक है, इन शॉर्ट ये किसी भी वेव में सेम फेज वाले पॉइंट्स को मिलाने से जो हमारे पास लाइंस बनती हैं उन लाइंस को जो है वो हम वेव फ्रंट का नाम देते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसे सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।